नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर छात्रों की इस सुविधा को प्राथमिकता देते हुए संवेदनशील पहल की है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री करीब 45 मिनट तक एयरपोर्ट पर ही रुके रहे ताकि उनकी आवाजाही के दौरान लगने वाले ट्रैफिक प्रतिबंधों का असर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा देने जा रहे छात्रों पर न पड़े। बताया जा रहा है कि दोपहर 2 बजे शुरू होने वाली परीक्षा को देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय और सुरक्षा एजेंसियों ने विशेष इंतजाम किए थे। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यह सुनिश्चित करने के लिए एयरपोर्ट से निकलने में देरी की ताकि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में किसी तरह की असुविधा न हो। देश भर में करीब 22 लाख से अधिक छात्र नीट पुनर्परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और इसे देखते हुए विभिन्न शहरों में यातायात प्रबंधन को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। तो प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया और सोशल मीडिया पर भी इसकी काफी चर्चाएं हो रही है और इसे छात्रों के हित में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारतीय नौसेना ने एक अनोखा और बेहद खास प्रदर्शन कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। आंध्र प्रदेश स्थित INS सतवाहन में नौसेना के 40 पनडुब्बी कर्मियों ने पानी के भीतर योगासन कर अनुशासन, एकाग्रता और मानसिक मजबूती का अनूठा संदेश दिया। इस अंडर वाटर योग सत्र का आयोजन आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग के तहत किया गया। नौसेना के अधिकारियों के मुताबिक इस अभ्यास का उद्देश्य जवानों में शारीरिक फिटनेस के साथ साथ मानसिक संतुलन, धैर्य और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन की क्षमता को बढ़ाना था। तो पानी के भीतर सामूहिक रूप से किए गए योगासन ने सभी को हैरान कर दिया और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भारतीय नौसेना ने कहा कि योग केवल स्वास्थ्य का माध्यम नहीं बल्कि सेवा और कर्तव्य के प्रति समर्पण की भावना को भी मजबूत करता है। इस अनूठे प्रदर्शन की अगर बात की जाए तो नौसेना की नवाचार क्षमता और उच्च स्तर के प्रशिक्षण का प्रतीक इसे माना जा रहा है। वहीं देश के कई राज्यों में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय होता नजर आ रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने 22 जून के लिए देश के 17 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और गरज चमक का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में तेज बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। कई इलाकों में बिजली गिरने और तेज हवाओं की भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं कुछ हिस्सों में गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले कुछ दिनों में मानसून और आगे बढ़ सकता है, जिससे उत्तर और पूर्वी भारत के कई राज्यों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। राज्यों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार, यूपी, दिल्ली समेत कई राज्य प्रभावित हो सकते हैं। मानसून की रफ्तार से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो IMD ने मौसम को लेकर ये जानकारी दी है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत रावत हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? तपती गर्मी से अब लोगों को राहत मिल सकती है। IMD की तरफ से मौसम को लेकर यह चेतावनी जारी की गई है। जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि देश के कई राज्यों में मानसून अब पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने 22 जून के लिए देश के 17 राज्यों में भारी बारिश और आंधी और गरज चमक का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में तेज बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की भी सलाह दी है। कई इलाकों में बिजली गिरने और तेज हवाओं की भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं कुछ हिस्सों में गर्मी और उमस से राहत मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले कुछ दिनों में मानसून और आगे बढ़ सकता है, जिससे उत्तर और पूर्वी भारत के कई राज्यों में अच्छी बारिश भी देखने को मिल सकती है। ये लोगों के लिए एक तरफ राहत है तो कहीं ना कहीं एक तरफ लोगों को सतर्क रहने की भी जरूरत है। अजीत, जिस तरीके से लगातार, क्योंकि अगर दिल्ली NCR की बात करें या उत्तर के जो राज्य हैं उनकी बात करें तो वहाँ पर गर्मी का भीषण प्रकोप देखने को मिल रहा था। लोगों को खासा परेशानियों का सामना भी यहाँ पर करना पड़ रहा था। अब जिस तरीके से IMD की तरफ से चेतावनी जारी की गई है, तेज हवाओं की चेतावनी है, बारिश को लेकर भी कई जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में क्या माना जा सकता है कि आने वाले समय में ये जो तपती गर्मी है इससे काफ़ी ज़्यादा राहत यहाँ पर लोगों को मिलती हुई नजर आएगी?
इसमें कोई दो राय नहीं है कि मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है उसके बाद मानसून जो है वो दस्तक देगी और उसके बाद यहाँ लोगों को प्रचंड गर्मी से भी राहत मिलने के आसार जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आईएमडी ने मौसम को लेकर भी जारी जो चेतावनी की है वो 17 राज्यों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट। बिहार, यूपी, दिल्ली समेत कई राज्य प्रभावित रहेंगे। मानसून की जो रफ्तार है उसमें एक बड़ा बदलाव जो है वो देखने को भी मिलेगा। चलिए अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आईएमडी ने मौसम को लेकर ये चेतावनी जारी की है। बारिश और आंधी को लेकर आईएमडी की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। बिहार, यूपी, दिल्ली समेत कई राज्य आने वाले समय में प्रभावित होंगे और मानसून की रफ्तार से मौसम में बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा। सांसद शशि थरूर की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ किए जाने के बाद शुरू हुआ सियासी विवाद और गहरा गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के बयान के बाद अब बीजेपी ने भी कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति कांग्रेस की गहरी नाराजगी और असुरक्षा की भावना ही शशि थरूर के खिलाफ प्रतिक्रिया की असली वजह है। दरअसल शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी की उस पहल की सराहना की थी जिसमें उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने युद्धग्रस्त क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। इसके बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा था कि थरूर ऐसी बातें भी सुन लेते हैं जो प्रधानमंत्री ने कही ही नहीं। वहीं बीजेपी ने इसे राहुल गांधी और कांग्रेस की सोच पर सवाल खड़ा करने वाला बताया है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है और राजनीतिक गलियारों में इस पर चर्चाएं भी जारी हैं। वहीं जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की अहम बैठक के लिए पार्टी प्रमुख और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार पटना स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे। बैठक में देश भर से आए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों की मौजूदगी में संगठन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में नीतीश कुमार के नेतृत्व पर एक बार फिर औपचारिक मोहर लगेगी। इसके अलावा आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति, संगठन विस्तार और एनडीए के साथ तालमेल जैसे मुद्दों पर भी विचार विमर्श होने की संभावना है। बैठक को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है और बड़ी संख्या में समर्थक भी पार्टी कार्यालय के बाहर जुटे हुए नजर आए। राजनीतिक जानकारों की नज़र इस बैठक से निकलने वाले संदेशों पर टिकी है क्योंकि इसे बिहार की सियासत के लिहाज से काफ़ी अहम माना जा रहा है कि बैठक के बाद पार्टी की भविष्य की रणनीति और रणनीतिक दिशा को लेकर कई महत्वपूर्ण संकेत सामने आ सकते हैं। वहीं राजस्थान के अजमेर में नीट यूजी 2026 री एग्जाम के दौरान एक परीक्षा केंद्र पर उस समय कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई जब बुर्का पहनकर पहुंची एक छात्रा को सुरक्षा जांच के लिए रोका गया। जानकारी के मुताबिक एनटीए के दिशा निर्देशों के तहत परीक्षार्थियों की सघन जांच की जा रही थी। इस दौरान छात्रा और उसके परिजनों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद मौके पर मौजूद अधिकारियों ने स्थिति को संभाला। बाद में निर्धारित सुरक्षा जांच प्रक्रिया पूरी कराने के बाद छात्रा को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दे दी गई। बताया जा रहा है कि परीक्षा केंद्र के बाहर कुछ देर तक बहस और हंगामे जैसी स्थिति बनी रही, लेकिन प्रशासन और केंद्र प्रबंधन की समझाइश के बाद मामला शांत हो गया। एनटीए के नियमों के मुताबिक परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी अभ्यर्थियों की जांच अनिवार्य की गई है। फिलहाल घटना को लेकर कोई विवाद या शिकायत दर्ज होने की जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था सामान्य रही और निर्धारित समय पर परीक्षा शुरू कराई गई। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललितपुर दौरे के दौरान 1766 करोड़ रुपए की लागत वाली 221 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र को विकास का नया केंद्र बताते हुए कई बड़ी योजनाओं का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर नल योजना, एक्सप्रेसवे और औद्योगिक परियोजनाओं के जरिए बुंदेलखंड की तस्वीर बदली जा रही है। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 5 दशक और समाजवादी पार्टी ने 4 बार सत्ता में रहने के बावजूद ललितपुर के विकास के लिए कोई ठोस काम नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के पास विकास का विजन नहीं था, जबकि वर्तमान सरकार प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड अब पलायन की नहीं बल्कि उद्योग, सिंचाई और रोजगार की नई पहचान बन रहा है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज समेत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भी जिक्र किया। वहीं उत्तर प्रदेश में संपत्ति खरीद बिक्री की प्रक्रिया को पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में योगी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। स्टैंप एवं पंजीकरण विभाग ने व्यापक डिजिटल सुधारों का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके तहत प्रदेश के हर शहरी और ग्रामीण संपत्ति को यूनिक प्रॉपर्टी आईडी दी जाएगी। इस आईडी को जीआईएस मैपिंग और स्वामित्व रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा, जिससे किसी भी संपत्ति की पूरी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध हो सकेगी। सरकार की योजना है कि संपत्ति का पंजीकरण होते ही नामांतरण की प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जाए, जिससे लोगों को अलग अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए राजस्व, बिजली, पानी, सीवर और संपत्ति कर से जुड़े रिकॉर्ड को एकीकृत किया जाएगा। साथ ही हर भूमि पार्सल को भू आधार यानी
यूएलपिन नंबर से जोड़ा जाएगा। सरकार का दावा है कि इन सुधारों से फर्जी दस्तावेजों, विवादित संपत्तियों की बिक्री और धोखाधड़ी पर प्रभावी रोक लगेगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इन प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में स्थित एक सी फूड एक्सपोर्ट यूनिट में अमोनिया गैस रिसाव की बड़ी घटना सामने आई है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके अलावा 40 से अधिक कर्मचारियों को सांस लेने में तकलीफ और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना पेरियापालयम के पास मंजन करनई इलाके में स्थित एक निजी सी फूड और झींगा प्रसंस्करण इकाई में हुई। गैस रिसाव की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। गंभीर रूप से प्रभावित लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है और गैस रिसाव के कारणों का पता लगाया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और सुरक्षा मानकों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ग्रेट निकोबार परियोजना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान रिजिजू ने कहा कि ग्रेट निकोबार परियोजना भारत की आर्थिक प्रगति और समुद्री क्षेत्र में रणनीतिक मजबूती का बड़ा केंद्र बनेगी। उन्होंने दावा किया कि इस परियोजना के तहत पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। राहुल गांधी के हालिया दौरे और परियोजना पर उठाए गए सवालों पर निशाना साधते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि यह समय ड्रामा करने का नहीं, बल्कि देश के विकास के लिए एकजुट होकर काम करने का है। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी ने समुद्र में गोता लगाकर इस परियोजना का विरोध किया, वहीं उन्होंने खुद भी गोता लगाकर वहां की संभावनाओं को देखा है। रिजिजू ने आरोप लगाया कि कुछ लोग देश की प्रगति के खिलाफ नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी पहले इस परियोजना को पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के लिए खतरा बता चुके हैं। ऐसे में ग्रेट निकोबार परियोजना को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। वहीं हरियाणा के रोहतक जिले के महम से कांग्रेस विधायक बलराम दांगी के कार्यालय पर फायरिंग मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस और एक संदिग्ध बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को हिरासत में लेकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर नाकेबंदी की गई थी। इस दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में वो घायल हो गया। प्रारंभिक जांच में आरोपी के कुख्यात छोटा हाथी गैंग से जुड़े होने की बात सामने आई है। हालांकि विधायक के कार्यालय पर फायरिंग के पीछे की वजह का खुलासा भी नहीं हुआ है। पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। गौरतलब है कि महम में विधायक बलराम दांगी के कार्यालय पर देर रात बाइक सवार बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की थी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। इसके बाद पुलिस पर आरोपियों को जल्द पकड़ने का दबाव था। वहीं मध्य पूर्व में तनाव के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर विरोधाभासी दावे सामने आ रहे हैं। ईरान की ओर से दावा किया गया है कि संघर्ष विराम के कथित उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया गया है। वहीं अमेरिका ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि समुद्री मार्ग से जहाज़ों की आवाजाही जारी है और अमेरिकी बल क्षेत्र में स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने इस कदम को इजराइल और अमेरिका की ओर से कथित संघर्ष विराम उल्लंघन के जवाब के तौर पर उठाया है। दूसरी ओर अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि कई व्यापारिक जहाज सुरक्षित रूप से इस मार्ग से गुजर रहे हैं और समुद्री यातायात प्रभावित नहीं हुआ है। इस बीच स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता की प्रक्रिया भी जारी है, जिससे क्षेत्र में तनाव कम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि होर्मुज जल डमरू मध्य की स्थिति को लेकर दोनों पक्षों के अलग अलग दावों के बीच अनिश्चितता बनी हुई है और वैश्विक ऊर्जा बाजार की नजरें भी इस घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। चयनकर्ताओं ने कई बड़े फैसले लेते हुए 4 खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया है। युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, प्रिंस यादव और नीतीश कुमार रेड्डी को इस बार वनडे टीम में जगह नहीं मिली है। वहीं कप्तानी की जिम्मेदारी शुभमन गिल के हाथों में सौंपी गई है। टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी हुई है, जिससे बल्लेबाजी क्रम को और मजबूत माना जा रहा है। चयन समिति ने इंग्लैंड दौरे के लिए संतुलित टीम चुनने पर जोर दिया है। दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल और मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ियों का बाहर होना चर्चाओं का विषय बना हुआ है। हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बावजूद कुछ खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलने से क्रिकेट प्रशंसकों के बीच बहस भी तेज हो गई है। अब सभी की नजरें इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले वनडे सीरीज पर टिकी हैं, जहां भारतीय टीम नई रणनीति के साथ मैदान पर उतरेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।